मेरा नाम परी है। गरीबी हमें किस हाल तक लेकर आ गई थी। मैं और मेरी माँ अपना सर पकड़कर बैठे हुए थे, क्योंकि जिस घर में मैं और मेरी माँ काम किया करते थे वहाँ पर हमारे साथ बहुत बुरा सलूक होता था। वहाँ की मालकिन बहुत ही सनकी मिजाज की थी। वो इंसान को इंसान नहीं समझती थी। वो पहला दिन था जब मैं सफ़ेद रंग के शानदार बंगले के दरवाजे पर पहुंची थी। गेट के पास एक मोटा सा आदमी बैठा हुआ था, जिसने मुझे और मेरी माँ को सर से लेकर पैर तक देखा, जैसे हम इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही हों। मेरी माँ ने कहा कि मुझे मालकिन से बात करनी है। उस आदमी ने धीमे शब्दों में कहा। वो कुछ बड़बड़ाता हुआ वहाँ से अंदर चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद जब बाहर आया तो कहने लगा कि अंदर चली जाओ। मैं और मेरी माँ अंदर बंगले में चले गए थे और हमें बाहर हॉल में इंतज़ार करने के लिए कहा गया था। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी। गर्मी के मौसम में भी बंगले के अंदर दाखिल होते ही ठंडक का एहसास हो रहा था। गर्मी किसे कहते हैं यहाँ पता ही नहीं चल रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद एक बड़ी उम्र की औरत आई। ज़्यादा बड़ी उम्र की नहीं थी, लगभग 50 से 55 साल की होंगी। उसने गोल्डन कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जो कि दिखने में ही काफ़ी कीमती लग रही थी। बाल खुले, रंग सफ़ेद और हाथों में लाल और गोल्डन कलर की चूड़ियाँ, पैरों में पायल और जूतियाँ तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। नाक में छोटी सी नथ थी। ऊपर से तो ये औरत बहुत सुंदर थी। फिर ये बड़े घमंड के साथ चलती हुई आई और सोफे पर बैठ गई। हम दोनों माँ बेटी को ध्यान से देखने लगी। फिर एक नौकरानी ट्रे में जूस का गिलास रखकर लेकर आई और उसके बराबर में रखी टेबल पर रख दिया। उसने हाथ घुमाकर गिलास उठाया और अपने मुंह से लगा लिया। कहने लगी कि बोलो क्या काम है। मेरी माँ ने हाथ जोड़कर कहा कि मालकिन, आपने जो मेरे पति को कर्जा दिया था उसको मैं नहीं चुका सकती। मैं क्या करूं? मेरे पति को बड़ी बीमारी हो गई थी, जिस पर आपने मुझे 5 लाख रुपए कर्ज दिए थे, मगर अब पिछले हफ्ते वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। मैं आपके सामने बड़ी उम्मीदों के साथ आई हूँ। ये मेरी जवान बेटी है परी। आपके आदमी बार बार मेरे घर के बाहर आकर हमें पैसों के कर्ज के लिए तंग कर रहे हैं। मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ कि हमारा कर्जा माफ़ कर दिया जाए। मालकिन ने पहले तो अपनी नज़रें छोटी की और फिर वो कहने लगी कि अच्छा, तो तुम इसलिए यहाँ पर आई हो? तुम कर्जा माफ़ करने की बात करती हो। मेरे पति ने तुम पर तरस खाकर तुम्हें 5 लाख रुपए दिए थे। अब वो विदेश गए हुए हैं। 2 महीने के बाद वापस आएंगे, मगर इस घर के फैसले मेरे हाथ में हैं। इस घर में सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक होता है। यहाँ किसी का कर्जा माफ़ नहीं होता। अगर तुम्हें 5 लाख रुपए दिए गए हैं तो तुम्हें कुछ भी करके 5 लाख रुपए देने होंगे, चाहे उसके लिए तुम्हें जान ही क्यों ना देनी पड़े। ये सुनकर तो मैं और मेरी माँ खामोश हो गए थे। मेरी आंखों से निकलते हुए आंसू बहने लगे। मेरी माँ ने हाथ जोड़े और कहने लगी कि मैं आपके पैर पकड़ने के लिए तैयार हूँ मालकिन, मैं पैसे नहीं दे सकती। आप तो जानती हो कि मेरा पति ही अकेला कमाने वाला था। अब वो नहीं रहा तो फिर हम दोनों माँ बेटी का गुजारा कैसे होगा? और वैसे भी मेरे पति ने कई सालों तक आपकी गुलामी की है, यहाँ गार्ड की नौकरी की है, हमेशा आपके घर में ईमानदारी से काम किया, तो आप लोगों का इतना हक तो बनता ही है कि आप उसके अंतिम समय में उसके इलाज के लिए कुछ कर सके। इस बात पर मालकिन ने माँ से कहा कि कुछ कर सके? हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। अगर तुम्हारा पति बंगले में ईमानदारी से काम किया करता था तो इसे ईमानदारी के हिसाब से ही तनख्वाह दी जाती थी। वो काम करता था तो उसके पैसे भी लिया करता था, फ्री में काम नहीं करता था यहाँ पर। और हमारे आदमी भी तुम्हें इसीलिए तंग कर रहे हैं क्योंकि मालिक ने तुम्हें पूरे 2 महीने का समय दिया था पैसे लौटाने के लिए, और अब तो महीने का समय भी पूरा हो चुका है। मेरी माँ रोने लगी और कहने लगी कि मालकिन, मेरे पास सच में इतनी बड़ी रकम नहीं है। मैं इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कैसे करूँगी? मुझ पर थोड़ा तो रहम खाओ। तो मालकिन कहने लगी कि चलो तो फिर ठीक है, तुम पर हमारे 5 लाख रुपए हैं। तुम्हारे पास अभी रकम नहीं है, लेकिन हम तो तुमसे रकम वसूल कर रहेंगे। कर्जा माफ़ तो नहीं होगा। हाँ, अगर बदले में तुम दोनों माँ बेटी यहाँ पर नौकरानी बनकर काम करो तो तुमसे कर्ज के पैसे नहीं लिए जाएंगे। लेकिन छोड़ दिया है कि 5 लाख के बदले तुम्हें पूरे 5 साल तक इस बंगले में नौकरानी बनकर काम करना होगा। यहाँ जो काम तुम्हें दिया जाएगा वही काम तुम्हें करना पड़ेगा। मालकिन की बात पर माँ ने मेरी तरफ देखा और मैंने माँ की तरफ, क्योंकि अब यही एक रास्ता था जिसमें हम मालकिन के आदमियों के जुल्म और उनके पैसों से बच सकते थे। मेरी माँ ने फौरन ही कह दिया कि हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं। बस उसी दिन से हमें घर के कामों में उलझा दिया गया था। मैं अभी मालकिन से कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ ने फौरन उनकी बात मान ली थी। उन्हें पता था
कि हमारे पास पैसों का बंदोबस्त कहीं से भी नहीं होगा। जिस घर में हम रहते थे वो भी बहुत छोटा था, उसे अगर हम बेच देते तो फिर हमारे सर की छत भी छिन जाती। हम दोनों माँ बेटी इस घर में काम करने के लिए लग गए थे। यहाँ हमें महीने की सैलरी नहीं मिलनी थी। यहाँ तो हमें 5 साल काम करके अपना पुराना कर्जा चुकाना था। हम यहाँ पर गुलाम बन चुके थे। एक दिन मैं झाड़ू पोछा कर रही थी जब मालकिन आई और मुझे देखकर हंसने लगी, जो किसी गुलाम पर की जाती है। फिर कुछ शब्द उन्होंने कहे, वो मेरे दिल पर खंजर की तरह घुप गए थे। उन्होंने कहा, मैं बचा हुआ खाना फेंक देना पसंद करती हूँ, लेकिन इन गरीबों को देना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनके शब्दों ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। मैं खामोश रही। मालकिन ने कमरे की सफाई, कपड़ों की धुलाई, बर्तन मांजने और छत की सफाई की जिम्मेदारी मुझे दे रखी थी। बाहर का सामान लेकर आना और सुबह का नाश्ता बनाना, ये सब मेरी माँ की जिम्मेदारी थी। और भी बाकी नौकरों के काम बटे हुए थे। मालकिन नौकरों से बहुत दूरी रखने वाली इंसान थी। नौकर उनसे 5 फीट की दूरी पर खड़े होकर उनसे बात करते थे। कोई उनके सोफे पर भी नहीं बैठ सकता था, कोई उनके नज़दीक भी नहीं खड़ा हो सकता था, कोई उन्हें छू भी नहीं सकता था, कोई उनके घर में गंदगी नहीं कर सकता था। उन्होंने सारे ही नौकरों से कहा था कि तुम जो भी काम करो हाथों में ग्लव्स पहनकर करना। उन्हें नौकरों के हाथों का भी खाना पसंद नहीं था। खाना बनाने के लिए घर में बड़े शेफ आया करते थे और वो मुझे भी हाथों में ग्लव्स पहनकर बर्तन धोने को कहती थी। कभी अगर कोई उन्हें बिना ग्लव्स के एक गिलास पानी भी दे देता तो वो उस गिलास को भी तोड़ देती थी और पानी भी नहीं पीती थी। कुछ ऐसा ही बर्ताव वो नौकरों के साथ भी किया करती थी। नौकरों को भी इतनी परमिशन नहीं थी कि वो यहाँ एक घूंट पानी भी पी सके, खाना तो बहुत दूर की बात थी। मालकिन का कहना था कि यहाँ तुम्हें एक घूंट पानी भी नहीं मिलेगा, अपने घर से लाया करो। मुझे लगा कि जैसे मैं उनकी ये बात सुनकर पत्थर की बन गई हूँ। मैंने कहा, अगर इंसान को भूख और प्यास लग जाए तो वो क्या करेगा। मेरी माँ भी यहाँ रोया करती थी। मेरी माँ मुझे यही तसल्ली दिया करती थी कि बेटा तू सब्र कर, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि कुछ भी ठीक होगा। यहाँ ऐसी हालत में हमारे 5 साल कैसे कटेंगे। हिम्मत थी मेरे पिताजी को, जो ऐसी औरत के बंगले में नौकरी किया करते थे। तभी तो मेरे पिताजी घर से अपने लिए खाना भी लेकर आते थे और गर्मियों के मौसम में पानी भी लेकर जाया करते थे। मैं अपने पिताजी की मजाक बनाया करती थी कि आपकी मालकिन की आपको कभी कभी कुछ भी खाने को नहीं देती, कि आपको वहाँ पानी भी नहीं मिलता, तो मेरे पिताजी इस बात पर खामोश हो जाते थे। अब जब हम लोग इनके बंगले में नौकरी कर रहे थे तब हमें मालकिन की सारी हकीकत पता चलती जा रही थी। सच कहते हैं कि गरीबों का कोई नहीं होता, गरीबों का सिर्फ ऊपर वाला होता है। इस बंगले में भी यहाँ के नौकरों का कोई नहीं था। मालकिन नौकरों के किए हर काम पर नजर रखती थी। अगर कोई चीज़ टूट जाती या कोई भी सामान गलती से गलत दिशा में रख दिया जाता तब भी वो हम पर बहुत डांट मारती थी कि तुम लोगों को काम करने की तमीज़ नहीं है, जाहिल लोग। मैं और मेरी माँ रोज़ शाम को थके हारे घर वापस आते तो मेरी माँ मेरे पैर दबाने लग जाती थी। मैं उनसे मना करती थी कि माँ, मेरी तरह आप भी तो थक गई हो, फिर आपको मेरे पैर दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर मैं उनकी बेटी थी, पहली बार ये सब कुछ कर रही थी, इसलिए उनको मुझ पर बहुत तरस आता था। मालकिन तो हमें अपने यहाँ आराम करने देती ही नहीं थी। 1 मिनट को भी अगर कोई नौकर आराम करने लग जाता तो उसे बहुत सारी बातें सुननी पड़ती थी। यही वजह थी कि वहाँ कोई भी नौकर ज़्यादा समय तक टिकता ही नहीं था। मालकिन के गलत बिहेवियर की वजह से लोग वहाँ पर नौकरी करना पसंद नहीं करते थे। सिर्फ कुछ दिन ही नौकरी करते थे और फिर उसके बाद कहीं और नौकरी तलाश कर लिया करते थे। लेकिन हम दोनों माँ बेटी तो ऐसा भी नहीं कर सकते थे। मालकिन इसी बात का फ़ायदा खूब उठाती थी और हम दोनों माँ बेटी को खूब काम दिया करती थी। हमें यहाँ आए हुए अभी 4 दिन गुजरे थे। 4 दिन पहले जो मैंने इस घर में 2 नौकरानी और 3 नौकर देखे थे, अब सिर्फ 1 नौकरानी और 2 नौकर थे और उन लोगों के ऊपर का काम भी हम दोनों माँ बेटी के कंधे पर आ गया था। एक दिन मैं किचन की सफाई कर रही थी। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी क्योंकि मालकिन के यहाँ हमें सुबह सवेरे 7 बजे ही आना होता था। अगर हम 1 मिनट भी लेट आते तो मालकिन हमें बहुत ज़्यादा बातें सुनाया करती थी। उनकी बातों से बचने के लिए हम दोनों 6 बजे उठ जाते थे, जल्दी ही नाश्ता कर लिया करते थे और फिर फ़ौरन मालकिन के बंगले के लिए निकल जाते थे। और फिर काम करते करते शरीर की एनर्जी ख़त्म हो जाती थी, जिसकी वजह से भूख लगनी शुरू हो जाती थी। उस दिन मैं हाथों में ग्लव्स पहनकर फ्रिज साफ़ कर रही थी जब मुझे फ्रिज में खाना रखा हुआ दिखाई दिया। खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी,
पनीर की सब्जी और गट्टे की सब्जी रखी हुई थी, शायद कल की बची हुई थी। मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं इसे निकाल लेती हूँ और हम दोनों माँ बेटी घर से बाहर जाकर कहीं बैठकर ये खाना खा लेंगे। लेकिन इतने में ही मालकिन की आवाज़ आई, परी, फ्रिज में जो बचा हुआ खाना रखा है उसे फेंक दो, हमें बासी खाना खाने की आदत नहीं है। मैं मालकिन के पास गई और कहने लगी कि मालकिन, ये खाना तो बिल्कुल ठीक है, अगर आप मुझे इजाज़त दो तो ये खाना मैं और मेरी माँ ले लेते हैं। उन्होंने गुस्से भरी नज़र मेरी तरफ डाली और कहा, क्या कहा? ये खाना तुम खाओगी? पता है इस खाने की कीमत कितनी है? इतनी कि तुम अगर पूरे महीने भी तुम दोनों माँ बेटी मिलकर यहाँ नौकरी करो तब भी ऐसा स्वादिष्ट और महंगा खाना अपने घर में नहीं बना सकोगी। पता है जो शेफ़ हमारे घर पर खाना बनाते हैं उनकी सैलरी कितनी है? उन्होंने दिल में मुस्कुराहट को उछला और कहने लगी कि तुम्हारी औकात नहीं इस खाने को खाने की। तुम लोग तो बचा हुआ खाने को भी तैयार हो जाते हो, इसे बाहर कचरे में फेंक दो। मैं चुपचाप खाना लेकर बाहर आ गई थी। दोपहर के 2 बज चुके थे। भूख और बुखार से शरीर पिघल रहा था। माथे पर हाथ रखती तो ऐसा लगता जैसे अंगारे दहक रहे हों, गला सूख रहा था। इतने में ही मेरी माँ मेरे पास आ गई और कहने लगी कि बेटा, मालकिन तुझ पर क्यों बरस रही थी? मैंने कहा, कुछ नहीं माँ, बस अमीर लोगों के पास ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तो उन्हें बचा हुआ खाना भी बोझ लगने लगता है। मैंने खाना डस्टबिन में डालते हुए कहा। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा। वो मुझे तसल्ली देना चाहती थी, लेकिन उन्हें पता चल गया कि मुझे तो बहुत तेज़ बुखार है। उन्होंने कहा कि बेटा, ये तुझे क्या हो गया? तेरी तो सांस फूल रही है और बुखार है। तू एक काम कर, घर जाकर आराम कर, मैं यहाँ से निपटकर तेरे लिए दवाई लेकर आ जाऊंगी। मैं मालकिन से बात कर लूँगी कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा, नहीं माँ, आप जानती हो ना कि वो औरत किसी पर रहम नहीं करती, उससे बात करनी बेकार है। मेरी माँ की आंखों में नमी आ गई थी। वो समझ गई थी कि आज हम लोग कितनी बड़ी बेबसी से गुजर रहे हैं। यहाँ तो हम मजबूरी में भी एक दिन की छुट्टी तक नहीं कर सकते थे। मेरी माँ ने मुझे प्यार किया और फिर हम दोनों वापस अपने काम में लग गए। मैं काम तो कर रही थी मगर मेरा शरीर लड़खड़ा रहा था। आंखों के सामने अंधेरा सा आ रहा था। मालकिन ने ढेर सारे काम बता दिए। छत की जाकर सफाई करो, पत्ते बहुत आ गए हैं। मेरा शरीर कांप रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कोई काम नहीं छोड़ा और सारे काम अच्छे से कर लिए। अगले दिन से त्योहार की शुरुआत हो चुकी थी। नवरात्र लग चुके थे। हम लोगों को त्योहारों के समय भी इस घर में छुट्टी नहीं मिलती थी और आज मेरा व्रत भी था। हालांकि कल से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मुझे फिर भी यहाँ काम करने के लिए आना पड़ा था। माँ ने भी नवरात्रि का व्रत रखा था। हम दोनों माँ बेटी वैसे भी यहाँ भूखी रहती थी। शाम को सारे काम से निपटकर जब मैं डाइनिंग टेबल की तरफ गई तो देखा कि मालकिन अपना व्रत खोल रही थी। मैंने मालकिन से कहा कि मालकिन, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर मुझे थोड़ा सा पानी दे दें, तो मुझे भी अपना व्रत खोलना है। माँ तो व्रत की तैयारी करने के लिए जल्दी ही घर चली गई थी। उस दिन मालकिन का भी व्रत था, इसलिए उन्होंने उन पर रहम किया और उन्हें जल्दी छुट्टी दे दी थी, मगर कहा था कि परी यहाँ से नहीं जाएगी, परी अपने टाइम पर ही जाएगी, जिस पर माँ खामोश हो गई। और मैंने भी माँ से कहा कि माँ, आप मेरी सिफारिश मत लगाओ, आप चली जाओ और घर जाकर आराम करना। मैं यहाँ काम कर लूँगी और घर आकर व्रत खोल लूँगी। मैंने मालकिन से जब एक गिलास पानी मांगा और कहा कि व्रत खोलने का टाइम हो गया, मुझे थोड़ा सा पानी दे दीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उन्होंने मेरी तरफ देखा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो, फिर अपने सामने गिलास में रखा हुआ पानी लेकर ज़मीन पर डालने लगी और कहने लगी कि तुम्हें नहीं पता कि हमारे यहाँ का पानी भी कितना कीमती है। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम इस पानी को पी सको। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मालकिन, डरिए ज़रा, नवरात्रि के महीने में आप मुझे पानी नहीं दे रही हैं, आपके साथ अच्छा नहीं होगा। मेरे मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि मालकिन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने झट से हाथ उठाया और मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मेरा पूरा शरीर झंझना उठा था। उन्होंने कहा कि तुम मुझे भगवान से डरा रही हो। तुम जैसी घटिया नौकरानियां अब मुझे समझाएंगी कि क्या सही है और क्या गलत। मेरे घर से अभी और इसी समय निकल जाओ। मैं खामोश खड़ी रह गई थी। उनकी आवाज़ गूंज रही थी जैसे हर दीवार मेरा मजाक उड़ा रही हो। मैंने कुछ नहीं कहा और पीछे हटी और दरवाजे की तरफ चल पड़ी। फिर उन्होंने ये भी कह दिया था कि कल से यहाँ काम पर मत आना और अपनी माँ से कह देना कि हमारी रकम हमें दे दे, वरना अच्छा नहीं होगा। मेरे पैर तो ज़मीन में धंस गए थे। ये एक थप्पड़ नहीं था, ये मेरी खुददारी पर एक वार था।
वो रकम जो मेरे पिता के इलाज के लिए ली गई थी, उसके लिए बार बार मुझे और मेरी माँ को परेशान किया जाता था। मेरे अंदर अंधेरा छा गया था। मैं घर के लिए निकल गई थी। जैसे ही धीमे कदमों से उदास चेहरा लेकर घर पर पहुंची तो माँ समझ गई कि ज़रूर मालकिन के घर पर कुछ ना कुछ हुआ है। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उनको सब कुछ बता दिया। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। माँ कहने लगी कि बेटा, तू फिक्र मत कर, कल मैं मालकिन से बात करूंगी और उनसे कहूंगी कि परी से गलती हो गई, वो तुझे माफ़ कर देंगी। मैंने कहा, माँ, आप उस औरत को जितना अच्छा समझती हो वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। माँ ने कहा कि बेटा, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जब तक 5 साल पूरे नहीं हो जाते तब तक तो हमें वहाँ काम करना ही है। अगले दिन मैं और माँ काम करने के लिए गए तो हमारी सोच के मुताबिक मालकिन गुस्से से भरी पड़ी थी और हम दोनों को बंगले से निकल जाने को कह रही थी, मगर मेरी माँ ने उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी। अपनी माँ को उनके पैरों में देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और अपनी तकदीर पर रोना भी आ रहा था। अगर हमारी तकदीर अच्छी होती तो शायद हमें इस घमंडी औरत के कदमों में बैठकर रोना न पड़ता। मेरी माँ को मेरे गाल पर लगे थप्पड़ की तकलीफ का भी खूब अंदाज़ा था, लेकिन उनके पास खामोश रहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। काफ़ी देर तक मालकिन की रिक्वेस्ट करने के बाद वो हम दोनों को काम पर रखने के लिए राज़ी हो गई थी। फिर सब कुछ वैसे ही चलता रहा जैसे कि चल रहा था। उस दिन जिस दिन मेरी माँ ने मालकिन के आगे रिक्वेस्ट की थी, मैंने उस दिन सोचा था कि दुनिया सिर्फ वो नहीं जो हम समझते हैं। ये दुनिया सिर्फ देखती है कि तुम्हारे पास क्या है, तुम खुद क्या हो, तुम्हारी किसी को परवाह नहीं। मैंने खुद से वादा किया कि अब मैं इस दुनिया को अपने आंसू नहीं दिखाऊंगी। अब मैं लड़ूंगी हर उस लम्हे, हर उस जुल्म से जो हमें कुचलने के लिए पैदा होता है। गरीबी सिर्फ पेट की भूख नहीं लगती, ये माँ के दिल में भी डर भर देती है। इज्जतदार घरों की बेटियां अपनी इज्जत को जितना ही महफूज क्यों ना कर लें, लेकिन गरीब की बेटी के लिए अपनी इज्जत बचाना भी एक दीवार की मजबूती की तरह बन जाता है। माँ हमेशा मेरी फिक्र में लगी रहती थी। मैं अब 18 साल की हो चुकी थी और बेहद ही खूबसूरत थी। हर माँ अपनी बेटी के जवान होने के बाद अपनी आंखों में उसकी शादी के सपने सजाने लग जाती है, लेकिन मेरी माँ तो अपनी धुंधली आंखों में इस सपने को देख भी नहीं सकती थी, क्योंकि जब तक 5 साल पूरे नहीं हो जाते तब तक मेरी शादी भी नहीं हो सकती थी। मालिक को गए हुए 2 महीने पूरे हो चुके थे। हमें मालिक से थोड़ी सी उम्मीद थी कि जब वो यहाँ आएंगे तो उन्हें हम पर थोड़ा तरस आएगा, लेकिन वो इंसान भी बहुत घमंडी था, बिल्कुल अपनी पत्नी के जैसा था। वो घर के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने हम पर एक नज़र भी नहीं डाली। वो हमारी रिक्वेस्ट क्या सुनते। मेरी माँ अक्सर मेरे पास बैठकर मेरा सर दबाते हुए कहती कि बेटा, सब्र कर, अंधेरे के बाद उजाला ज़रूर होता है। मैं चुपचाप उनके शब्दों को सुनती रहती थी और दिल में खामोशी से ख्वाहिश पालती रहती थी कि काश कोई ऐसी जगह हो जहां हम जैसे लोगों को भी इज्जत मिलती हो। मालिक ज़्यादातर अपने काम में लगे रहते थे और मालकिन या तो वो अपना सारा समय नौकरों पर गुस्सा करने में निकालती थी या फिर अपनी सहेलियों के साथ गप्पे मारने में। उनकी सहेलियां घर में भी पार्टी करने के लिए आया करती थी। फिर कुछ समय के बाद हमें पता चला कि मालकिन का एक जवान बेटा भी है जो विदेश में रहता है। मुझे लगा कि उनका बेटा बाहर से पढ़ लिख कर आ रहा होगा, लेकिन मालकिन को मैंने नोटिस किया था कि वो अपनी सहेलियों से बात करते करते अपने बेटे के टॉपिक को अचानक बदल दिया करती थी। फिर एक दिन मैंने उनको अपनी एक सहेली से बात करते हुए सुना कि उनका बेटा अमेरिका में उनके भाई के यहाँ रहता है, जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। फिर एक दिन अचानक गेट पर गाड़ी रुकी। शायद मालिक एयरपोर्ट से अपने बेटे को लेकर आ रहे थे। सबसे पहले मालिक गाड़ी से उतरे और फिर एक दुबले पतले शरीर का लड़का जिसके काले बाल माथे पर बिखरे हुए थे, आंखों में अजीब सा खालीपन था, चाल में झिझक थी, जैसे जमीन पर नहीं बल्कि किसी धुंध पर चल रहा हो, और सबसे ज्यादा उसकी नजरें जैसे किसी गहरी खाई से झांक रही हों। मालकिन ने सारे नौकरों को इकट्ठा किया और सब लोगों को अपने बेटे के बारे में बताया कि ये है मेरा बेटा प्रतीक, अभी अभी अमेरिका से वापस आया है। इसके सामने कोई भी ऊंची आवाज में बात ना करे और इसके हुक्म का पालन किया जाए। मेरे साथ मेरी माँ और बाकी सारे नौकरों ने सर झुका दिया था, लेकिन अंदर कोई अनजानी सी बेचैनी जगह ले रही थी। प्रतीक ने सारे नौकरों पर मामूली सी नज़र डाली, लेकिन जब मेरी तरफ देखा तो उसकी नज़रें टिक गई थी। मैंने फौरन ही नज़रें नीचे कर ली, लेकिन उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर जैसे चिपक गई थी। दिन गुजरते गए और प्रतीक की मौजूदगी बंगले के माहौल में खामोश सा बोझ बन गई थी। वो हमेशा बिना किसी वजह के कमरे से बाहर निकल आता था, कभी हंसता था, कभी बिना बात के दरवाज़ा बंद करता था, तो कभी गैलरी में टहलता रहता था।
जैसे किसी चीज़ की तलाश में हो। बाकी सारे नौकर उससे दूर रहते थे और मालकिन भी ज़्यादातर उसे अकेला ही छोड़ देती थी। मालिक जब रात को घर आते तो किसी किसी समय उसके कमरे में चले जाया करते थे। एक दिन मैं प्रतीक के कमरे के आगे झाड़ू दे रही थी, तभी प्रतीक मेरे करीब आ गया। उसने एकदम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने चौंक कर कहा कि मेरा नाम परी है। मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मेरा नाम अपने मुंह से दोहराया, ये नाम उसे किसी सपने में सुनाई दिया हो। फिर वो हंसने लगा और कहने लगा कि परी, परी तो आसमान में रहती है, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मैं कुछ नहीं बोली और खामोश रही, मगर मेरा दिल धड़कने लगा था। उसके शब्दों में अजीब सा बचपन भी था, पागलपन ही, और कहीं कहीं एक ऐसा अंधेरा जो इंसान को निगल सकता है। फिर दिन ब दिन वो मेरी मौजूदगी में ज़्यादातर समय गुजारने लगा। एक दिन मैं छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई थी कि अचानक मुझे उसकी आवाज़ आई। उसने कहा कि तुम बहुत सुंदर हो। मेरे हाथ में पकड़ा कपड़ा अचानक ज़मीन पर गिर गया। मैंने पलटकर उसकी तरफ नहीं देखा, सिर्फ कहा कि आप यहाँ से जाइए। उन्होंने कहा कि तुम सच में मुझे बहुत अच्छी लगती हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद से बात कर रहा हो। तभी अचानक मालकिन छत पर आ गई और हमें एक साथ देखकर चिल्लाने लगी। उन्होंने प्रतीक से कहा, प्रतीक, मैं तुम्हें ढूंढती हुई यहाँ तक आई हूँ, तुम यहाँ छत पर क्या कर रहे हो, चलो जाओ यहाँ से। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, तुम्हें क्या समझाया था मैंने कि मेरे बेटे से दूर रहना, उसके करीब आने की कोशिश मत करना, वो ठीक नहीं है, उसकी तबीयत खराब है। मगर तुम तो ठीक हो ना, तुम्हारी अकल कहाँ चली गई थी। मैंने नज़रें झुका ली, लेकिन अंदर से दिल में सवाल उठा कि अगर वो ठीक नहीं है तो मुझे उससे दूर क्यों रखा जा रहा है। और वो खुद भी बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करता था, मुझसे बातें करता था। मेरे दिल में एक अनजानी सी दहशत बैठ चुकी थी। एक दिन प्रतीक ने मुझसे साफ कह दिया कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, तुम हर समय मेरे आसपास रहा करो, मेरे कमरे की सफाई भी तुम ही किया करो, मेरे लिए खाना भी तुम ही बनाया करो, मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद है। मैंने हिम्मत करके मालकिन से कहा कि मालकिन, मैं सब काम कर लूँगी, लेकिन प्रतीक साहब के कमरे में अकेली नहीं जाऊँगी। मालकिन ने आंखें तंग करके मेरी तरफ देखा, जैसे मैंने कोई हद पार कर दी हो। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बीमार है और अगर तुम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करोगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को यहाँ से निकाल दूंगी। फिर सोच लेना कि तुम्हें रकम का बंदोबस्त कैसे करना है। अब मामला सिर्फ नौकरी का नहीं रहा था, ये मेरी इज्जत, मेरा सुकून, मेरी सांसों का सवाल बन चुका था। हर दिन अब मेरे लिए एक नया इम्तिहान बन गया था। मुझे हर लम्हा लगता था जैसे किसी ने मेरे आसपास दीवारें खड़ी कर दी हैं। मैं न चाहकर भी प्रतीक साहब के कमरे में जाया करती थी। मैं देखती थी कि मेरे जाते ही वो बहुत खुश हो जाते थे, उनके चेहरे पर मुस्कान फैल जाती थी और वो मुझसे कहते थे कि तुम मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ, मगर मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती थी। फिर मुझे याद आया, अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो मालकिन मुझे और मेरी माँ को यहाँ से निकाल देंगी और फिर वही पैसे। मैं मजबूर थी और फिर जैसा प्रतीक साहब मुझसे कहा करते थे मैं वैसा ही करने लगी थी। मेरी आंखों से आंसू निकलते थे, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। प्रतीक साहब का इस घर में होना मेरे लिए एक मुसीबत बन गया था। वो एक साए की तरह मेरी ज़िंदगी में दाखिल हो गए थे और उनके साए के नीचे मैं दबी जा रही थी। लेकिन मैं जानती थी कि ये सिर्फ शुरुआत है और कुछ तो ज़रूर होने वाला है। खुश्क नज़रें शब्दों से ज़्यादा तेज़ होती हैं, वो शरीर को नहीं आत्मा को नोचती हैं। प्रतीक की नज़रें भी ऐसे ही थीं, खामोश मगर अंदर तक घायल कर देने वाली। उस दिन की सुबह बहुत मामूली सी थी, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी घुटन का एहसास था। मैं और माँ जब बंगले पहुँचे तो मालिक और मालकिन घर पर नहीं थे। नौकरों ने बताया कि मालकिन बाजार गई हुई हैं और मालिक ऑफिस। मालकिन थोड़ी देर में आ जाएंगी। मुझे और मेरी माँ को थोड़ी राहत महसूस हुई थी। माँ अपने काम में बिजी हो गई और मैं भी झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू हाथ में ले चुकी थी। अभी मुझे सफाई लगाते हुए कुछ देर ही हुई थी कि अचानक मुझे प्रतीक की आवाज़ सुनाई दी, परी, मेरे कमरे की सफाई भी कर दो। मैं फौरन चौंक गई। मैं हमेशा उनके कमरे में जाने से बहुत कतराती थी, लेकिन आज उनकी आवाज़ में एक ज़बरदस्ती थी, एक हुक्म था जो इनकार बर्दाश्त नहीं करता। मैंने धीरे से कहा कि प्रतीक साहब, अगर आप कुछ देर के लिए बाहर चले जाएंगे तो मैं सफाई कर दूंगी। वो दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। उन्होंने मुझे ध्यान से देखा, फिर कहने लगे कि मैं बाहर क्यों जाऊं, तुम मेरे कमरे की सफाई कर रही हो ना कि मेरे दिल की। उनके शब्द सुनकर मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई थी, मगर मैं जानती थी कि इनकार का मतलब मालकिन का गुस्सा। मैं चुपचाप कमरे के अंदर दाखिल हुई। कमरे में एक अजीब बदबू आ रही थी, जैसे दवाइयों की हो। एक तरफ किताबें बिखरी हुई थी
और दीवार पर एक शीशा जिसने मेरी थकन भरी शक्ल कैद हो गई थी। मैं सफाई करने लगी, झाड़ू मारने लगी। प्रतीक साहब मुझे वहीं बिस्तर पर बैठकर देखने लगे। मैं जानबूझकर बार बार उनसे अपनी नजरें चुरा रही थी। अचानक उन्होंने कहा कि परी, क्या तुमने कभी आईना देखा है? मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। तो वो कहने लगे कि तुम बहुत ही सुंदर हो, तुम्हारी आंखें भी बहुत प्यारी है। ऐसा लगता है जैसे खामोशी में बात कर रही हैं। मेरा दिल जैसे खामोश हो गया था। मैंने अपना काम जारी रखा। उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे मेरे करीब आ गए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने एक झटके से उनको दूर किया और कहा कि ये क्या बदतमीजी है। उन्होंने कहा, अरे तुम तो गुस्सा हो गई, बस मैं तुम्हारे चेहरे को छूने के लिए आया था। कितना मासूम चेहरा है, तुम्हारी आवाज़ कितनी प्यारी है। मैं पीछे को हट गई। वो हंसने लगा और कहने लगा कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैंने जल्दी से सफाई ख़त्म की, सामान उठाया और कमरे से निकलने लगी तो उसने दरवाजे के करीब आकर मेरा रास्ता रोक लिया और कहा कि तुम रोज़ मेरे कमरे की सफाई किया करोगी मेरे सामने, मेरी मौजूदगी में। मुझे अच्छा लगता है। मेरी जान जैसे अटकने लगी थी। मुझे पसीना आने लगा। मैंने टाइम वेस्ट किए बिना दरवाजे से बाहर निकलना ही बेहतर समझा, मगर अब मैंने सोच लिया था कि मैं उसकी शिकायत मालकिन से ज़रूर करूँगी। शाम को जब मालकिन और मालकिन गार्डन में बैठे चाय की चुस्कियों के मज़े ले रहे थे, जब मैं उनके सामने गई और मैंने कहा, मालकिन मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मालकिन ने मुझे घूर कर देखा और कहने लगी कि दिख नहीं रहा कि मैं और मालिक कुछ ज़रूरी बातें कर रहे हैं? तुम दोनों माँ बेटी को तमीज़ है या नहीं? जब देखो मुंह उठाकर चली आती हो। मालिक कहने लगे, अरे सुन लो इसकी बात। इसकी माँ भी सुबह मुझसे पैसों को कह रही थी। दोनों यहाँ नौकरी करती हैं और हम इनको पैसे भी नहीं दे रहे, इसलिए इनका गुजारा ठीक से नहीं चल रहा। मैंने रहम खाकर थोड़े से पैसे दे दिए। मालकिन अपने पति के ऊपर भड़की और कहने लगी कि आपको क्या ज़रूरत है इनको पैसे देने की? पहले ही काफ़ी सारे पैसे इन लोगों ने हमारे अपने ऊपर ले रखे हैं। मालिक और मालकिन के बीच तो पैसों की वजह से बहस शुरू हो गई थी। मालिक का दिल फिर भी मालकिन से थोड़ा नरम था। उस दिन मालकिन मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मालिक ने कहा कि एक बार उसकी बात तो सुन लो, वो क्या कहने के लिए आई थी। जब मैंने मालकिन को प्रतीक साहब के बारे में सब कुछ बता दिया, मालकिन तो मुझे झूठा साबित करने लगी। कहने लगी कि मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगाती है तू ही ठीक नहीं है। मुझे तो पहले दिन से ही तू ठीक नहीं लगती। तब मालिक कहने लगे, तुम जाओ, मैं प्रतीक से बात करूँगा। मैं तो अपने घर वापस आ गई थी। प्रतीक साहब के बारे में मैंने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया था। पहले ही हम लोग काफ़ी परेशान रहते थे, लेकिन जब मैं अगले दिन बंगले में गई तो मैंने देखा कि प्रतीक साहब की हालत बहुत ख़राब थी। वो अपने कमरे में बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे। एक नौकरानी ने मुझे बताया कि सुबह मालकिन ने प्रतीक साहब को बेल्ट से मारा है। जब मालिक काम पर चले गए तब मैंने कहा, क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों किया? अपने ही बेटे पर हाथ क्यों उठाया? तो उसने मुझे बताया कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने ज़ोरदार धक्का दिया हो। मैंने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो? तो नौकरानी ने मुझे बताया कि आज सुबह मालिक ने प्रतीक साहब से पूछा कि कल तुमने परी के साथ बदतमीज़ी क्यों की थी? तो उन्होंने पता है तुम्हें क्या जवाब दिया? मैंने गहरी सांस ली और कहा कि क्या जवाब दिया? नौकरानी ने बताया कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो तुम्हें पसंद करते हैं, तुमसे शादी करना चाहते हैं। इसलिए मालिक उनको समझाने लगे कि तुम ये किस तरह की जिद लगा रहे हो, परी से तुम्हारा कोई मेल जोल नहीं है। मौके पर मालकिन ने भी उनकी बातें सुन ली। उन्होंने भी प्रतीक साहब को बहुत समझाया। मालिक तो गुस्से में ऑफिस चले गए, लेकिन मालकिन और उनके बेटे में तुम्हें लेकर जंग छिड़ गई। प्रतीक साहब जिद कर रहे थे कि उन्हें शादी करनी है तो तुमसे ही करनी है और वो जल्द ही तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं। मगर उनकी माँ कहने लगी कि एक नौकरानी को तुम इस घर की बहू बनाना चाहते हो, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। और तुमने अपनी हालत देखी है, तुम खुद तो पागल हो। आज मुझे यकीन हो गया कि तुम सच में पागल हो, जिसे एक नौकरानी में न जाने क्या पसंद आया है कि उससे शादी करने बैठा है। मगर प्रतीक साहब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे और कहने लगे कि मैं परी को नहीं छोड़ सकता। परी सिर्फ मेरी है और मैं उसे अपना बनाकर ही रहूँगा। जिस पर मालकिन ने उसे पहले तो बहुत डांटा और फिर उसकी बदतमीज़ी पर उसे मालिक की बेल्ट से मारना शुरू कर दिया। उनकी ऐसी हरकतों से साफ पता चलता है कि वो अपने बेटे को पसंद नहीं करती, इसलिए वो बेचारा कमरे में उदास बैठा हुआ है। अब बताओ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है ना? ये सब सुनकर तो जैसे मेरे होश उड़ गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे शरीर से जान खींच ली हो। मैं फौरन प्रतीक साहब के कमरे में गई। वहां जाकर देखा तो उनका लाचार वजूद बिस्तर पर पड़ा हुआ था।
मुझे उन्हें देखकर बहुत तरस आया। मैं उनके करीब गई और कहने लगी, ये सब आपने क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि मैंने तो वही किया जो मुझे ठीक लगा। मेरी माँ ने ही मुझ पर हाथ उठाया। वो बहुत बुरी औरत है। मैं जानता हूँ कि उनका बर्ताव तुम्हारे साथ और तुम्हारी माँ के साथ भी अच्छा नहीं रहता, मगर तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने कहा, देखिए, अगर आप ऐसे शब्द कहेंगे तो आपकी माँ आपको और मारेंगी। उन्होंने कहा कि तुम मेरी बात को समझती क्यों नहीं हो? लोग मुझे पागल समझते हैं, मगर मैं पागल नहीं हूँ। पता है, बचपन से ही मैं अपने माता पिता के करीब जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने अपनी दौलत की वजह से मुझे अपने आप से दूर रखा। मैं अकेलापन अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे किसी के साथ की ही ज़रूरत है। मन करता है कि कोई मुझसे बातें करे, कोई मेरी फिक्र करे, कोई मेरा ख्याल रखे, लेकिन इस घर में मेरा कोई भी ख्याल रखने वाला नहीं है। मैं जब अपने मामा जी के यहाँ अमेरिका में रहता था तो वहाँ मामी जी ने मेरा ख्याल रखने के लिए एक नर्स को रखा हुआ था। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। उससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन कभी उसको देखकर भी मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ जैसा एहसास तुम्हें देखकर हुआ। इतना कहकर उन्होंने मुझसे अपना मुंह फेर लिया और कहा कि ठीक है, तुम आइंदा मेरे कमरे में मत आना, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। पता नहीं क्यों आज मुझसे उनका उदास चेहरा देखा नहीं जा रहा था। उनके शरीर पर नील पड़े हुए थे और बाजू भी जख्मों से चूर हो रहे थे। उन्होंने अपने बाजुओं को खुद को बचाने के लिए इस्तेमाल किया होगा, मगर मालकिन ने उन पर रहम नहीं खाया। रात का समय हुआ तो मैं प्रतीक साहब के लिए खाना लेकर उनके कमरे में चली गई, बिना डरे, बिना मालकिन की फिक्र किए। मालकिन कहती थी कि मैं उनके बेटे से दूर रहूं, वो पागल है। मगर आज जब मैं उनके कमरे में खाना लेकर गई तो उन्होंने मेरे साथ कुछ इस तरीके की बातें की जिन्हें सुनकर मुझे लगा कि नहीं, वो पागल नहीं है। वो तो मेरे साथ बहुत नरमी से पेश आ रहे थे। धीरे धीरे बात करते करते मुझसे फिक्र जताने लग जाते थे और अब मैं इसी तरह चुपके चुपके प्रतीक साहब से मिलने लगी थी। बस उस दिन के बाद से मुझे उनका साथ अच्छा लगने लगा था। प्रतीक साहब अब मेरे लिए डटकर अपने माता पिता के सामने खड़े होने वाले थे। एक दिन उन्होंने अपनी माँ की डांट का सामना किया और उनसे कह दिया कि वो मुझसे शादी करके ही रहेंगे और मुझे इस घर में जगह दिलवाएंगे, क्योंकि उनकी माँ मुझ पर बहुत जुल्म करती है। जिस पर मालकिन और भी भड़क गई और उन्होंने कहा कि मैं इस लड़की को यहाँ से निकाल कर ही रहूंगी। अब ये बात मेरी माँ के सामने भी आ गई थी। मैं भी प्रतीक साहब से शादी नहीं करना चाहती थी, मैं तो बस उनके साथ हमदर्दी जता रही थी, लेकिन उन्होंने तो जिद बांध ली थी। उनके घर में अभी यह हंगामा हो रहा था जब अचानक मालकिन का फ़ोन बजने लगा और उन्हें फ़ोन पर पता चला कि उनके पति का एक्सीडेंट हो गया। उन्हें शहर के सबसे महंगे और बड़े अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। मालकिन जल्दी से गाड़ी में बैठकर ड्राइवर के साथ अस्पताल में चली गईं। प्रतीक साहब भी घबरा गए थे। फिर पता चला कि मालिक की तो अस्पताल में मौत हो गई। घर का माहौल अजीब सा हो गया था। माँ मुझे कहती थी कि तुम प्रतीक साहब से दूर रहना, तुम मालकिन का गुस्सा नहीं जानती, अगर अब कुछ हुआ तो मालकिन हमें घर से निकाल देंगी। मैंने माँ से कहा, माँ ठीक है, मैं ऐसी वैसी कोई गलती नहीं करूँगी। वैसे भी मालिक की मौत का सदमा मालकिन ने अपने दिल पर ले लिया था। मालिक की अचानक मौत ने सबके दिल को दहला दिया था। मालिक की मौत को कुछ दिन गुजर गए तो मालकिन फिर से अपने असली रूप में आ गई थी। कुछ दिन तक तो उन्होंने घर में उदासी भरा माहौल रखा और खुद दिन भर रोती रहती थी, लेकिन अब उन्होंने नौकरों के साथ फिर से पहले जैसा सलूक करना शुरू कर दिया था। अब की बार उन्होंने मुझे टारगेट बनाया और मुझे घर से निकालने लगी। कहने लगी कि तुम दोनों माँ बेटी यहाँ से निकल जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो रहा है। मालकिन बेवजह ही मुझ पर भड़कने लगी। मेरी माँ भी उनसे माफ़ी मांग रही थी कि हमें यहाँ से मत निकालो, हम आपका कर्जा कैसे देंगे। मगर मालकिन का कहना था कि मैं कुछ नहीं जानती, अपने आप को बेचो, अपना घर बेचो, कुछ भी करो, मुझे मेरे पैसे चाहिए और तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। मैं अब तुम्हें अपने घर में और बर्दाश्त नहीं करूँगी। इतने में ही प्रतीक साहब आ गए और उन्होंने अपनी माँ का सामना किया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि परी और उसकी माँ यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। आपको क्या लगता है कि आप हमेशा इन दोनों को दबाती रहोगी और ये दबती रहेंगी? मालकिन कहने लगी कि तुम तो खामोशी रहो प्रतीक, चलो अपने कमरे में जाओ। प्रतीक साहब ने जोर से चिल्लाकर कहा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आपको क्या लगता है कि आप हर बार मुझ पर हाथ उठाओगी? आप हर बार मुझे खामोश कर दोगी? आपने कभी मेरी खुशियों को समझा ही नहीं। मालकिन ने कहा कि प्रतीक, मैं बेल्ट निकालकर फिर से तुम्हें मारना शुरू कर दूंगी। उन्होंने नौकर को आवाज़ लगाई और कहने लगी कि जाओ ज़रा अपने मालिक की पेरिस वाली बेल्ट लेकर आओ, जो बड़ी ही मजबूत चमड़े की है।
आज तुम्हारे छोटे साहब की पिटाई उससे होगी। जिस पर प्रतीक साहब कहने लगे कि ठीक है, आपको जो करना है करिए, लेकिन इससे पहले मैं परी से शादी करना चाहता हूँ। प्रतीक साहब की बात सुनकर मैं घबरा गई। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो उनसे शादी करने के लिए इनकार कर रही थी, लेकिन उन्होंने तो टेबल पर रखा चाकू उठाया और उससे अपना अंगूठा काटकर मेरी मांग भर दी। ये सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि वहां खड़े सारे लोग ये सब कुछ देखते रहे। प्रतीक साहब ने चिल्लाकर अपनी माँ से कहा कि मैं आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। अब परी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि अब वो इस घर की बहू बन चुकी है। आपको जो करना है आप कर लीजिए। इतना कहते हुए प्रतीक साहब अपने कमरे में चले गए। मैं वहां खड़ी कांप रही थी और दूसरी तरफ मेरी माँ भी आंखें फाड़ फाड़ कर ये सब कुछ देख रही थी। हम दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज ये सब कुछ क्या हो गया। इतने में ही मालकिन गुस्से में भड़क उठी और वो भड़कती हुई अपने कमरे में चली गई, मगर मैं रो रही थी। मुझे लगा कि माँ भी मुझे डांटेंगी, मगर माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा, मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। प्रतीक साहब ने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। उन्होंने आज इतनी हिम्मत दिखाई कि आज उनकी माँ उनसे खामोश हो गई। उन्होंने अपने बेटे से कुछ नहीं कहा। ऐसा साहसी पति ही अपनी पत्नी को घर में जगह दिलवाता है। आज प्रतीक साहब ने इस घर में तुम्हें रखने के लिए ही ये सब कुछ किया। मगर मैं अपनी माँ के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मालकिन ने मुझे स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने मुझसे बदला लेने के लिए 2 आदमियों को हमारे घर भेजा था, जो मुझे और मेरी माँ को धमकाने के लिए आए थे कि कल से अगर मैं और माँ बंगले में गए तो हमें घर से बेघर कर दिया जाएगा। उन लोगों ने बंदूक दिखाकर हम दोनों माँ बेटी को बहुत डराया था, जिस पर हम दोनों बहुत डर गए थे और कहा था कि आइंदा बंगले के आसपास भी मत मंडराना। अगर तुम लोग दिखाई दे गई तो तुम्हें इसी बंदूक से उड़ा दिया जाएगा। मैं और माँ फूट फूट कर रोने लगे थे। वो लोग जब हमारे घर से गए तो दिल में थोड़ी तसल्ली हुई थी, वरना तो हम दोनों बहुत डरे हुए थे। मैंने और माँ ने फैसला कर लिया था कि अब हम बंगले में नहीं जाएंगे। अगले दिन 10 बज चुके थे। मैं और माँ डर की वजह से बंगले में नहीं जा रहे थे। फिर अचानक मेरी माँ का फ़ोन बजने लगा, वही फ़ोन जो मेरे पिताजी भी अपने पास रखते थे। छोटा सा मल्टीमीडिया मोबाइल जिस पर प्रतीक साहब का फ़ोन आया। मेरी माँ ने कॉल रिसीव की, जिस पर प्रतीक साहब ने कहा कि आप लोग कहाँ हो, आए क्यों नहीं। माँ की बहुत तबीयत खराब हो रही है। माँ अचानक सीढ़ियों से गिर गई, जिसकी वजह से उनका पैर टूट गया और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। माँ को लगा कि प्रतीक साहब हम दोनों को घर बुलाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, मगर जब वो बार बार माँ से कहने लगे कि मैं झूठ नहीं बोल रहा और ये बात बिल्कुल सच है, आप अस्पताल में जाकर देख सकती हो, तो माँ अकेले ही अस्पताल में सच जानने के लिए चली गई, जहाँ सच में मालकिन अस्पताल के बिस्तर पर लाचार पड़ी हुई थी। सीढ़ियों से गिरने की वजह से उनका पैर इतनी बुरी तरह से टूट गया था। डॉक्टर ने कहा कि अब वो कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकेंगी। इन्हें बैसाखी या व्हील चेयर का ही सहारा लेना पड़ेगा। ये सब कुछ बहुत दुख से भरा हुआ था। मालकिन को नौकरानियों की ज़रूरत थी। कुछ समय तक वो अस्पताल में रहीं और फिर उसके बाद उन्हें घर लाया गया था। प्रतीक साहब ने कहा कि तुम मेरी पत्नी हो, अब तुम्हें इस घर में ही रहना है, मेरा कहना मानना है। माँ का भी यही कहना था कि तुम अब अपने घर जाओ, मालकिन तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मालकिन खुद अब लाचार हो चुकी है। मालकिन का लाचार शरीर अब उनकी लाचारी की गवाही दे रहा था। ये वही शरीर था जो गरीब लोगों पर बहुत भड़कता था, मगर आज उनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने सारे काम खुद कर सकें। मैं इस घर में आ गई थी, लेकिन अब मैं प्रतीक साहब की पत्नी थी। उन्होंने मुझे इस घर में पत्नी बनने का हक दिलवा दिया था और कहा था कि मैं जल्द ही तुमसे धूमधाम के साथ शादी करूंगा, हमारी शादी दुनिया देखेगी। ये वही इंसान था जिसको उसकी माँ पागल कहा करती थी, लेकिन मेरे साथ ने उसको नॉर्मल कर दिया था। यहाँ तक कि मालकिन का आधा शरीर भी पैरालाइज हो चुका था, जिसकी वजह से वो ठीक से बोल भी नहीं सकती थी। मगर मुझे मालकिन पर तरस आने लगा था। मैं भले ही प्रतीक साहब के साथ इस घर में रह रही थी, लेकिन मैं अभी भी घर के सारे काम कर रही थी और मैंने साथ ही मालकिन की सेवा करना भी शुरू कर दिया था। ये वही औरत थी जो मुझे और मेरी माँ को पसंद नहीं करती थी, मगर उनका ख्याल रखना, उनकी सेवा करना अब मेरा कर्तव्य बन चुका था। मैंने दिन रात मालकिन की सेवा की। मैं रात को उनके शरीर की मालिश किया करती थी, टाइम से उनको दवाई दिया करती थी। मालकिन मुझसे कुछ कहना चाहती थी, शायद उनके अंदर अभी भी घमंड बाकी था, अभी भी उनका शरीर कुछ हरकत करना चाहता था, मगर वो मजबूर था। प्रतीक साहब कहते थे कि माँ को उनके किए की सज़ा मिली है। माँ ने हमेशा अपने बेटे को खुद से दूर रखा। उनकी दूरी ने ही तो मुझे पागल बना दिया था, मगर वक्त के साथ साथ और तुम्हें देखकर मैं ठीक हो गया।
मैंने प्रतीक साहब को अभी अपने नज़दीक आने की इजाज़त नहीं दी थी, क्योंकि हम दोनों की शादी के बारे में अभी दुनिया नहीं जानती थी। मगर मेरी सारी सेवा मालकिन के लिए थी। मैं वक्त पर उनको दवाई दिया करती थी, ज़्यादातर उनके साथ कमरे में रहती थी। ये वही औरत थी जो नौकरों से दूरी बनाया करती थी, लेकिन आज मेरा उनके करीब जाना उनके लिए ज़रूरी हो गया था। उनकी हालत ऐसी थी कि वो बोलने के काबिल भी नहीं थी। उन्होंने ही गुंडों को हमें धमकाने के लिए भेजा था ताकि हम अगले दिन से घर में ना आए, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि अगला दिन तो उनके लिए बड़ी मुसीबत का दिन बनने वाला है। फिर वक्त के साथ साथ मालकिन की सेवा रंग ले आई थी। मालकिन धीरे धीरे बेहतर होने लगी थी। मैंने नोटिस किया था कि मालकिन जैसे जैसे ठीक हो रही थी, उनकी आंखों में एक अजीब सी नमी तैरने लगती थी। वो कुछ बोलने की कोशिश करती थी, मुझे अपने पास बुलाने की कोशिश करती थी, मगर मैं उनकी बातों को समझ नहीं पाती थी। एक दिन उन्होंने हाथ जोड़ लिए। हालांकि उनका आधा शरीर पैरालाइज हो चुका था, लेकिन दवाइयाँ उन पर असर कर रही थी और बाकी की मेरी सेवा ने उनको इतना बेहतर कर दिया था कि वो अपने हाथों से थोड़े बहुत रिएक्ट कर सकती थी। उन्होंने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी। उनकी आंखों में आंसू थे। मैं समझ गई थी कि वो अपने सारे किए की माफ़ी मांग रही हैं। और फिर उस दिन के बाद से ही मालकिन काफ़ी समय तक बिस्तर पर रहीं, मगर मैंने उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे उनके कमरे की सफाई भी समय पर करनी होती थी। मैं उनके कपड़े भी अपने हाथों से बदलती थी, उनको नहलाती भी अपने हाथों से थी, यहाँ तक कि उनके सारे काम खुद ही किया करती थी। मेरी ये सारी सेवा देखकर उनका दिल पिघल गया था। और फिर जब पूरे 1 साल के बाद वो थोड़ी रिकवर हुई तो उन्होंने प्रतीक साहब से भी माफ़ी मांगी और मुझसे भी, और कहा कि हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। और उन्होंने बंद शब्दों में ये भी कह दिया कि उन्होंने मेरे पिता का दिया हुआ सारा कर्जा भी माफ़ कर दिया। इंसान जब अपने घमंड में होता है तब अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जिस शरीर पर और जिस घमंड पर वो ताकत का असर दिखा रहा है, वही शरीर अगर भगवान मिट्टी में मिला दे और उसे बेजान कर दे तो इंसान कुछ भी नहीं है। मालकिन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो पूरी तरह से तो कभी ठीक नहीं हो सकी, लेकिन उनका शरीर जितनी भी हरकत कर सकता था, जितनी भी हिम्मत जुटा सकता था, वो सब हुआ। और फिर प्रतीक साहब और मेरी शादी हो गई। प्रतीक साहब अब मेरे पति हैं, और जिस घर में मैं कभी नौकरानी की हैसियत से रहा करती थी, अब मैं वहाँ की बहू हूँ। लेकिन आज भी मैं अपनी सास की सेवा पहले के जैसी ही करती हूँ। और मेरी सास, जो आज भी बिस्तर पर पड़े रहकर मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगती हैं, लेकिन उनका शरीर अब इस काबिल भी नहीं कि वो ठीक से माफ़ी भी मांग सकें। मैंने उन्हें दिल से माफ़ कर दिया और प्रतीक साहब ने भी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।